MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 2000 अध्यायवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देखेंगे। इस प्रश्न पत्र के अध्यायवार पूछे गए प्रश्नों की संख्या इस प्रकार है। नंबर 1 सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 12 प्रश्न। नंबर 2 भारतीय इतिहास तथा संस्कृत 11 प्रश्न। नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 14 प्रश्न। नंबर 4 भारतीय राज्य व्यवस्था 15 प्रश्न। नंबर 5 भारतीय अर्थव्यवस्था 12 प्रश्न। नंबर 6 भारतीय कृषि व्यापार एवं वाणिज्य 2 प्रश्न। नंबर 14 टॉपिक 7 जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण 21 प्रश्न। टॉपिक 8 भारत एवं विश्व का भूगोल 17 प्रश्न। टॉपिक 9 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं 26 प्रश्न। टॉपिक 10 खेल एवं पुरस्कार 13 प्रश्न। टॉपिक 11 उत्तर प्रदेश विशेष 5 प्रश्न। टॉपिक 12 विविध 2 प्रश्न। अब हम टॉपिक सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आते हैं। क्वेश्चन 1 निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? विकल्प डी जापानी इंसेफेलेटाइसिस होते हैं, पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया। व्याख्या जापानी इंसेफेलेटाइटिस नामक रोग वायरस से संक्रमित क्यूलेक्स बिश्नोई नामक मच्छर से होता है। टाइगर मच्छर से पीत ज्वर, डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है। टाइगर मच्छर को एडीज एल्बोपिक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन 2 बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है? विकल्प ए मैरास्मस। व्याख्या मैरास्मस रोग प्रायः भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उनका शरीर दुबला एवं आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। यह मुख्यतः 1 साल के बच्चे में होता है। क्वेश्चन 3 सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ? विकल्प सी बैक्टीरिया द्वारा। व्याख्या सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 4 मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? विकल्प ए हैदराबाद। व्याख्या मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। क्वेश्चन 5 एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? विकल्प ए अवतल दर्पण। व्याख्या दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच अवतल दर्पण के द्वारा करता है। क्वेश्चन 6 बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है? विकल्प सी आयनमंडल। व्याख्या आयनमंडल या आयनोस्फीयर मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। वायुमंडल की इसी परत से रेडियो की तरंगें परावर्तित होती हैं। क्वेश्चन 7 टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए अवरक्त। व्याख्या अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज किरणों की खोज हर्शेल ने 1940 में की थी। ये तरंगें पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती हैं। इन किरणों की वेदन शक्ति अधिक होने के कारण ये घने कोहरे व धुंध से पार निकल जाती हैं। युद्ध काल में इन किरणों का उपयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है। इनका उपयोग अस्पताल में रोगियों की सिकाई करने व कोहरे में फोटोग्राफी करने में भी होता है। अवरक्त किरणों का उपयोग कार के पेंट को
सुखाने के लिए तथा मांसपेशियों के इलाज के लिए किया जाता है। टेलीविजन सेट से सुदूर संवेदन के लिए भी अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जापान, उसके बाद रूस। व्याख्या: नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या की अवरोही क्रम इस प्रकार है। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जापान, उसके बाद रूस। क्वेश्चन 9, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड है। इसमें कोड ए सही है, देख लेते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। रुस्तम-1 डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान। आकाश 2 टेबलेट। व्याख्या देखते हैं। सही सुमेलित इस प्रकार है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। क्यूरियोसिटी रोवर यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष। मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। रुस्तम फर्स्ट डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान। आकाश 2 टेबलेट। अब हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। विकल्प बी क्लोरीन। व्याख्या: क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखी और दम घोटने वाली गैस है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। क्वेश्चन 11, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। विकल्प बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। व्याख्या: प्रशीतन खाद्य परीक्षण जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कम करके करता है। क्वेश्चन 12, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? सही नहीं है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूल्य के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये गलत है, ये सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। बी, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। सी, यह उदासी से लड़ सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। टायरोसिन एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है जो शरीर में उपस्थित एक अन्य अमीनो अम्ल फिनाइललालनिस से बनता है। फिनाइललालनिस से बनता है। ये अनेक मस्तिष्क रसायनों, न्यूरोट्रांसमीटर्स या एपिनेफ्रीन, नोरेपिन, एपिफ्रीन, डोपामीन का निर्माण करता है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। यह स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करता है तथा भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबावों का सामना करने में सहायक है। अब हम टॉपिक भारतीय इतिहास तथा संस्कृत से प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? विकल्प बी तुरुज्ञान, जो थे पोयगई पूडम तिरुमंगई। व्याख्या: उत्तरी भारत के साथ दक्षिणी भारत में भी शिव पूजा का व्यापक प्रचार प्रसार था। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनार संतों द्वारा हुआ। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें प्रमुख अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदरमूर्ति, मणिभक्त, वाजगर आदि का नाम उल्लेखनीय है। अब हम क्वेश्चन 14 देखते हैं।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? विकल्प डी सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। इसमें विकल्प बी अलवर संत नहीं था, तिरुज्ञान। और नयनार संतों की संख्या 13 बताई गई, जिनमें प्रमुख अपार तिरुज्ञान तिरुज्ञान जो थे वे नयनार संत थे। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? विकल्प सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। व्याख्या: मौर्य काल राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। इससे जो आय होती थी सीता कहलाती थी। क्वेश्चन 16 फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? विकल्प बी एक खैराती अस्पताल। व्याख्या: रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफ़ा या दार उल सफ़ा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की। यहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था थी। क्वेश्चन 17 उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? विकल्प ए इल्तुतमिश। व्याख्या: दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है तथा मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है। वह पहला तुर्क था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। क्वेश्चन 18 गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? विकल्प सी ऋग्वेद। व्याख्या: गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह सूर्य देवता सप्ताह को समर्पित है। क्वेश्चन 19 शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? विकल्प ए शिक्षक। व्याख्या: शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अब हम क्वेश्चन 20 देखते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? विकल्प बी ईन तू। व्याख्या: ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रवेश होने पर चीनियों ने भारत के लिए ली एन चू अथवा चुआतू का प्रयोग किया है, लेकिन हुएन सांग के बाद वहाँ यन तू ईन तू शब्द का चलन हो गया। क्वेश्चन 21 अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? विकल्प बी अब्दुल कादिर बदायूनी। व्याख्या: बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। बदायूनी अकबर को कोसता था क्योंकि अकबर के कारण उसे हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखने पड़े थे। क्वेश्चन 22 निम्न में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? कूट। डी सही है। 2, 3, 4 देख लेते हैं। खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। व्याख्या: जहांगीर के शासनकाल में खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया था, खुर्रम ने 1623 में विद्रोह किया और महाबत खां ने 1626 में विद्रोह किया था। क्वेश्चन 23 निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? विकल्प ए विलियम हॉकिंस। व्याख्या: 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। हॉकिंस तुर्की एवं फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर उससे काफ़ी प्रभावित था। उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया। वह 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा।
दोस्तों अब हम राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित हैं वे देख लेते हैं। ए पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर, ए पुनः जजिया लगाना फर्रुखसियर। बी मुसलीपट्टम पर अधिकार फोर्ड। सी सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? विकल्प डी भारत छोड़ो आंदोलन। व्याख्या, अरुणा आसफ अली का जन्म 1909 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के कालका में हुआ था। ये जन्म से ब्राह्मण थीं, लेकिन इन्होंने अपना विवाह मुस्लिम व्यक्ति आसफ अली से किया। अरुणा आसफ अली मुख्य रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थीं। क्वेश्चन 26, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे, फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू, फ्रीडम एट मिडनाइट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब हम व्याख्या में देखते हैं। सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे, फ्रीडम एट मिडनाइट या एंड मिडनाइट, ये पुस्तकें एवं नाम हैं। राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 27, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प सी मोहम्मद अली जिन्ना। व्याख्या, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्वेश्चन 28, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन 29, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। विकल्प ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। व्याख्या, चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? विकल्प डी कराची अधिवेशन 1931। व्याख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। क्वेश्चन 31, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? विकल्प सी बीजी तिलक। व्याख्या, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना श्री बी चिपू वाकर ने बीजी तिलक और एमबी जोशी के सहयोग से पुणे में स्थापित किया था। पुनः देखते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना श्री बी चिपू वाकर ने बीजी तिलक और एमबी जोशी के सहयोग से पुणे में स्थापित किया था। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 32 देखते हैं। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं?
विकल्प ए वी चिरोल। व्याख्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को रत्नागिरी या महाराष्ट्र में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिलक का राजनीतिक जीवन 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रारंभ हुआ। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। क्वेश्चन 33 माउंटबेटन योजना आधार बनी। विकल्प सी देश के विभाजन की व्याख्या लॉर्ड माउंटबेटन 34वें एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आते ही सत्ता हस्तांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत प्रारंभ कर दी। सभी नेताओं को राजी कर माउंटबेटन लंदन गए और ब्रिटिश सरकार की सहमति पाकर वे भारत वापस आए और 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। क्वेश्चन 34 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? विकल्प ए 28 महीने। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? विकल्प सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। व्याख्या सर तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। नेहरू कमेटी का गठन 1928 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे तथा अन्य सदस्य एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, शोएब कुरैशी, एम.एस. अणे, एन.एम. जोशी, अली इमाम मंगल सिंह अली इमाम मंगल सिंह सिंध आदि थे। अब हम क्वेश्चन 36 देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? विकल्प डी सर टी.वी. सप्रू। विकल्प डी सर टी.वी. सप्रू। व्याख्या 1945 में ब्रिटिश सरकार ने IAA के सैनिकों एवं अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त शहनवाज खान प्रेम सहगल की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और भारत के नामी वकीलों ने मिलकर एक आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। बचाव समिति का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया तथा इसमें अन्य वकील तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। क्वेश्चन 37 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? विकल्प सी सर शंकर नायर। व्याख्या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी अत्याचार से देश में जन आक्रोश की लहर उठ गई थी। पंजाब भी इससे छूता नहीं था। पंजाब के उपराज्यपाल माइकल ओ डायर द्वारा चलाए जा रहे दमन चक्र से जनता क्षुब्ध हो उठी थी। ऐसे में 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पंजाब के 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को प्रशासन ने बंदी बना लिया, जिसे जनता और आंदोलित हो गई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा बुलाई गई। जनरल ओ डायर ने सेना के साथ सभा स्थल के चारों ओर से नाकेबंदी कर दी और बिना चेतावनी के उसने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस नरसंहार में हजारों लोग मारे गए और इससे अधिक घायल हुए। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड उपाधि वापस कर दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था।
दोस्तों अब हम टॉपिक राज्य व्यवस्था देखते हैं। क्वेश्चन 38, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्त की व्यवस्था की गई? विकल्प बी अनुच्छेद 169। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि संसद विधि बनाकर किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। क्वेश्चन 39, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? विकल्प ए 338 और 338 ए। व्याख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए में किया गया है। क्वेश्चन 40, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? विकल्प ए 331 अनुच्छेद। व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में कर सकता है। क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित हैं देख लेते हैं। अनुच्छेद 39 ए, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 19, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। व्याख्या, अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और बायक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। क्वेश्चन 42, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? विकल्प ए 1861 ईस्वी में। 1861 में भारत में बॉम्बे, मद्रास तथा कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। क्वेश्चन 43, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? विकल्प डी बलवंत राय मेहता। व्याख्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यथा नंबर 1 ग्राम या नगर पंचायत, नंबर 2 तहसील पंचायत और नंबर 3 जिला पंचायत को स्थापित करने की सिफारिश के साथ यह सिफारिश भी की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई प्रखंड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए। मेहता समिति की सिफारिश को 1 अप्रैल 1958 को लागू किया और इस सिफारिश पर राजस्थान राज्य की विधान सभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। अब हम क्वेश्चन 44 देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य विकल्प सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। व्याख्या, पंचायत राज अधिनियम के तहत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायत सभी स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। क्वेश्चन 45, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है।
विकल्प डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। व्याख्या आनुपातिक या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? विकल्प डी योजना आयोग। जो संवैधानिक निकाय हैं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। व्याख्या देखते हैं। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस संकल्प प्रस्ताव पर की गई थी जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित किया गया था। योजना आयोग एक सशक्त परामर्शदायी निकाय है। प्रधानमंत्री इस योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन 47 हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? विकल्प ए भाग 9 या भाग 9 में। व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची या राज्य सूची की प्रविष्ट 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया। 1993 में 73वां संशोधन करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़ दिया गया तथा इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों या 243 से 243 तक है और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिए आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? विकल्प सी राज्य वित्त आयोग। व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झा में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है जो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे का प्रावधान है। क्वेश्चन 49 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। विकल्प सी 9वीं अनुसूची में। व्याख्या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। इस संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ। क्वेश्चन 50 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प डी इसका मूल या अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 31 न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? विकल्प सी बिहार। व्याख्या 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड बिहार में है। क्वेश्चन 52 निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? जो सही है देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए या होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। विकल्प सी प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार या मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्त स्वतंत्रता में सम्मिलित है। व्याख्या जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति एवं दूसरे उपराष्ट्रपति थे, जबकि भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति
सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। ये 2 बार लगातार इस पद पर आसीन हुए। अब हम टॉपिक देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। 53 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? विकल्प डी मार्ग कर या टोल टैक्स लगाए जाते। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर। व्याख्या: सीमा कर, शिक्षा कर तथा सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि मार्ग कर या टोल टैक्स का लगाना परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होती है, जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 24 देखते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री विकल्प सी नरसिम्हा राव द्वारा। व्याख्या: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति 1991-92 में घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन 55। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? विकल्प बी न्यास पर। व्याख्या: गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत के आधार पर मालिक स्वयं को कंपनी का मालिक नहीं समझता, अपितु वह कंपनी को मात्र न्यास या धरोहर मानता है। क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? विकल्प डी ग्रामीण उद्योग जो हैं। नंबर 1 ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण। व्याख्या: एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सम्मिलित है, जबकि ग्रामीण उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 57। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? विकल्प डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। व्याख्या: किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद है। क्वेश्चन 58। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? उपयुक्त सभी देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI। व्याख्या: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुत फेरवानी समिति ने की थी। इसके प्रवर्तक कई वित्त संस्थान व बीमा कंपनी हैं। इनमें से प्रमुख नाम निम्न हैं। IDBI मुख्य प्रवर्तक, LIC, भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। क्वेश्चन 59। स्वाधार योजना है? विकल्प सी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वाधार योजना का प्रारंभ 2001-2002 में हुआ था। यह भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थी प्रायोजित योजना है। क्वेश्चन 60। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है? विकल्प 1 ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। व्याख्या: प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे के 5 तत्वों की पहचान की गई, जो निम्न प्रकार हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कें। क्वेश्चन 61। भारत से निम्न में से कौन एक उत्पाद सामान निर्यात नहीं किया जाता है? विकल्प डी दालें किए जाते हैं। गेहूँ, चीनी, चावल। व्याख्या: भारत से मुख्यतः गेहूँ, चावल तथा चीनी निर्यात किए जाते हैं, परंतु दालों का उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 62। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों
के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग। विकल्प ए 8%। व्याख्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS 61वें दौर के अनुसार चालू दैनिक स्थिति के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8% थी। अब हम क्वेश्चन 63 देखते हैं। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष। विकल्प सी 2002। व्याख्या 1997-98 के बजट से फेरा या फेमा 1997-98 के बजट से फेरा 1973 के स्थान पर एक नया अधिनियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा लागू करने की घोषणा की गई थी। फेमा विधेयक लोकसभा में 4 अगस्त 1998 को प्रस्तुत की गई थी। फेमा 1 जून 2000 को अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से अप्रैल 2002 से लागू हुआ। अब हम क्वेश्चन 64 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक पार उद्योग है, सूची सेकंड एक पार संस्थान है। इसमें कूट बी सही है। देख लेते हैं। कागज टीटागढ़ कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा और इस्पात अम्बाला मुकुल, पुनः देखते हैं। सूची फर्स्ट उद्योग, सूची सेकंड स्थान, तो इसमें कूट बी सही है। देखते हैं। कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा और इस्पात, भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल। सही सम्मिलित इस प्रकार है। व्याख्या में देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लोहा और इस्पात, भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल। अब हम टॉपिक भारतीय कृषि व्यापार और वाणिज्य पर देखते हैं। प्रश्न अगला प्रश्न इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत असूचित नहीं है। विकल्प डी औषधियाँ एवं प्रतिजैविक जो हैं सूची साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसॉल। व्याख्या इको मार्क योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पादन आच्छादित हैं। साबुन और अपमार्जक, कागज, खाद्य पदार्थ, स्नेहक तेल, पैकेजिंग पदार्थ, आर्किटेक्चरल पेंट पाउडर, बैटरी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य मिश्रण, लकड़ी के स्थानापन्न, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसॉल, प्रोपेलेंट्स, प्लास्टिक उत्पाद, टेक्सटाइल्स, अग्निशमन यंत्र, चमड़ा। अब हम क्वेश्चन 66 देखते हैं। कथन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कारण आर उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कूट सी सही है, ये सही है परंतु आर गलत है। व्याख्या काली या रेगुर मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एवं लोहा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवांशों की कम मात्रा पाई जाती है। अब हम टॉपिक जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण देखते हैं। क्वेश्चन 67 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जैव मंडल भंडार, सूची सेकंड अवस्थिति। इसमें देखते हैं कूट बी सही है। देख लेते हैं। नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त मलाई केरल।
अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में सही सुमेलित क्रम इस प्रकार है। सूची फर्स्ट जैव मंडल भंडार, सूची सेकंड अवस्थिति नोक्रेक मेघालय, मनास या मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त मलाई केरल। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 68 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? विकल्प डी हरे पौधे। व्याख्या ऐसे जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये घटक सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बन युक्त भोजन बना सकते हैं। कार्बन मुक्त या युक्त भोजन बना सकते हैं। उदाहरण हरे पौधे कार्बन युक्त भोजन बना सकते हैं। क्वेश्चन 69 निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। व्याख्या वनों के नष्ट होने तथा जीवाश्म ईंधनों के आत्मदहन से बढ़ती CO2 की सांद्रता के कारण वायुमंडल में एक मोटा आवरण बन जाता है जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकता है। इससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है जिसे हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं जल वाष्प, CO2, मीथेन, ओजोन। क्वेश्चन 70 सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प सी महासागर। व्याख्या महासागरों में सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि महासागरों में जातियों की सर्वाधिक विविधता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की जितनी अधिक विविधता होती है उसकी स्थिरता उतनी ही अधिक होती है। क्वेश्चन 71 विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध होती है। विकल्प बी रेड डाटा बुक में। व्याख्या विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में संकटाग्रस्त सूची में लाल पांडा, जंगली सुअर, भालू, ऊद बिलाव, उड़न गिलहरी, सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडे, जंगली गधे आज सम्मिलित किए गए हैं। सींग वाले गैंडे। क्वेश्चन 72 निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? विकल्प ए जैव मंडल रिजर्व। व्याख्या जैव विविधता संरक्षण के दो प्रमुख उपाय हैं अंतः आवासीय संरक्षण एवं बाह्य आवासीय संरक्षण। अंतः आवासीय संरक्षण के तहत देश में 16 प्रमुख जैव संरक्षित 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र और 120 वनस्पति उद्यान है। जैव संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के शिकार पर प्रतिबंध होता है। क्वेश्चन 73 यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? विकल्प ए 0.05% या इससे कम। व्याख्या यूरो सेकंड या यूरो द्वितीय मानकों को पूरा करने के लिए अल्ट्रालो सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। क्वेश्चन 74 जलवायु परिवर्तन का कारण है। विकल्प डी उपयुक्त सभी देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। व्याख्या जलवायु परिवर्तन की संकल्पना के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है जिसके अनेक कारण हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, ओजोन क्षरण तथा प्रदूषण आदि वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन 75 निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पादन करने में योगदान नहीं करता है? विकल्प ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। व्याख्या सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सर्वाधिक तापमान को उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 का सही परिभाषा है? विकल्प सी यह 21वीं सदी में विश्व का पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। व्याख्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई एजेंडा 21 एजेंडा 21 स्वीकृत किया।
दोस्तों, मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 2013 अध्याय बार व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र पार्ट फर्स्ट है, जो आपको अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से हेल्पफुल या मदद करने में सहायक होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।